Hello friends, today we are going to discuss about periodic table which is the part 3 of our lecture। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो पिछली क्लास के बारे में, तो आपको पता होगा हमने पिछले क्लास में आपको कहाँ तक छोड़ा था। मुझे जहाँ तक मालूम है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आइजेंशियल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोन्यूट्रिटी तक हो गया था। अगर बात करते हैं आगे की, तो हम लोग पढ़ते हैं मेटेलिक कैरेक्टर और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो सबसे पहले कोई एटम मेटल कब होता है, तो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री, अगर हम केमिस्ट्री की बात, देखिए मेटल और नॉन मेटल तो फिजिक्स में भी डिफाइन है, लेकिन अगर हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ईजिली से लूज कर देता है, या ऐसे कहें अगर कोई एलिमेंट एटम या एलिमेंट अगर कोई एटम पे हम कुछ एनर्जी दे दें उसको और वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है, तो हम उसको कहेंगे कि उसके अंदर मेटल की कैपेसिटी है, यानी वो काम कर सकता है मेटल की, यानी वो मेटलिक कैरेक्टर शो करता है। दूसरी तरफ अगर नॉन मेटल की बात करें, तो अगर कोई एलिमेंट है या एटम है जो किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, तो उसको हम कहेंगे वो कौन सा नेचर दे रहा है, नॉन मेटल का। तो अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री भी देखिए दो तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला आपको ये मैंने बताया, दूसरा अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में देखिए आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी बात फिजिक्स के तरीके से भी देखिए आप, फिजिक्स में वहाँ पर हम लोग कहते थे कि ऐसा है, अगर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, ये है, चमक शाइनिंग होना चाहिए, तो ये सब मैलिएबल होना चाहिए, तो ये सब बातें फिजिक्स में लागू होती है। लेकिन केमिस्ट्री में अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ मेटल, तो आप कहिए या एटम, एन एटम इज कॉल्ड मेटल व्हेन इट रिलीज एन इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट सेल, कि एक ऐसे एटम को हम लोग मेटल कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को इजीली से क्या करे, लूज कर सके अपने आउटर सेल से। नॉन मेटल का क्या डिफिनेशन है, एन एटम इज टू बी सेड नॉन मेटल व्हेन इट इज गेन द इलेक्ट्रॉन टू आउटर मोस्ट सेल, कि एक ऐसा एटम या एलिमेंट है जो एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में गेन कर लेता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, नॉन मेटल कहते हैं। चलिए अगर बात आगे करें तो मेटल आप समझ गए होंगे मेटल होता क्या है। जैसे थोड़ा सा और बताया, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक्स है और उसने क्या किया, कुछ एनर्जी देने पे एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो बाबू जब लूज करेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था, आयन थोड़ा सा याद कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन अगर कोई एटम रिलीज कर देता है तो उस पर पॉजिटिव साइन आता है और इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाता है, निगेटिव। ओवरऑल अगर मैं रिएक्शन की बात करूं तो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है चार्ज, तो पॉजिटिव निगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, चार्जलेस हो जाएंगे, जो कि यहां पर आपको चार्जलेस दिख रहा हो, आई मीन जीरो दिख रहा होगा। तो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज बी सेम। जैसे एक और एग्जांपल से समझाने की कोशिश करें, जैसे सपोज कीजिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, तो x अगर एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ 9 इलेक्ट्रॉन होंगे और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो दोनों ओर मतलब जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, अगर रिएक्टेंट की बात करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको 10 दिख रहे होंगे, अब प्रोडक्ट की अगर बात करें तो तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 ही दिख रहे होंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीजें नहीं चेंज होती। फर्स्ट क्या है कि आप में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं चेंज होता है, दूसरा जो होल चार्ज होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट होल चार्ज नॉट स्पेशली चार्ज, होल चार्ज जो होता है वो भी क्या होता है बाबू, चेंज नहीं होता। जैसे आप देखिए यहाँ चार्जलेस है और यहाँ एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव चार्ज है, बट दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं बाबू, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ऐसे को क्या कहते हैं, हम मेटल कहते हैं। और नॉन मेटल किसे कहते हैं, देखिए नॉन मेटल ऐसे एटम को कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन को इजीली से गेन कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लूजिंग एंड गेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट डिफाइन ऐसे मेटल और नॉन मेटल को किया जाता है। जैसे अगर इसकी बात करते हैं तो आप देखिए, जैसे कोई एलिमेंट या मेटल एटम है वो वाई है, एक इलेक्ट्रॉन को जब वो गेन करेगा तो सीधी बात है, ये देखिए ये निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो जो हमारा आउटपुट आएगा या ऐसा कहें जो प्रोडक्ट आएगा उस पर निगेटिव चार्ज होगा, जो शो करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है।
मान लीजिए अगर मैं y को कहूं कि y में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10 है, तो यहां एक इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, तो यहां 10 और प्लस क्या हो गया, 11 हो गया। और इधर की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 1। और ओवरऑल अगर चार्ज की बात करें तो इधर देखिए 0 है, इधर मतलब 1 है निगेटिव में, तो ओवरऑल जो चार्ज आएगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो इससे हमको ये समझ में आया कि पूरे केमिस्ट्री में अगर बात करते हैं मेटल और नॉन मेटल का, तो हम उसके बिहेव पे, इलेक्ट्रॉन के लूजिंग एंड गेनिंग के बिहेव से हम बता सकते हैं कि कोई एटम मेटल है या नहीं है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देता है कुछ एनर्जी देने पे, एनर्जी देना पड़ेगा आपको, ये बात हमेशा दिमाग में बैठा के चलिएगा। अगर कोई एटम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो ऐसे एटम को कहेंगे कि दैट इज द मेटल, कि वो क्या होगा बाबू, मेटल होगा। अगर कोई एटम है जो एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन को गेन कर देता है, या हो सकता है एनर्जी मिले भी, जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में, तो वहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया था। लास्ट वीडियो अगर आपको देखना होगा तो आप लिंक में डिस्क्रिप्शन लिंक में है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमको बात समझ में आई। उसके बाद एक होता है मेटोलाइट। आप फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो मेटोलाइट को कहा जाता है कि जो मेटल का और नॉन मेटल का बीच का कंडीशन होता है, मतलब मीडिएटर टाइप का होता है। लेकिन यहाँ पर मेटोलाइट के बारे में ऐसा नहीं होता है, मतलब आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये दो चीज़ों का क्या होता है, कंपाउंड होता है। खैर मेटोलाइट क्या होता है वैसे अगर बताएं तो मेटल और नॉन मेटल के बीच का कंडीशन होता है, चाहे आप फिजिक्स में वो बात कीजिए चाहे आप केमिस्ट्री में बात कीजिए। फिजिक्स में अगर वहाँ बात करते थे तो वहाँ हम लोग कहते थे कि ऐसा है, जो बैड कंडक्टर है वो मेटल है, जो बैड कंडक्टर है वो नॉन मेटल है, और जो गुड कंडक्टर है वो मेटल है। उनके बीच का मतलब जो बैड से ऊपर हो और गुड से नीचे हो, यानी बीच वाला जो कंडीशन होता है वो मेटोलाइट कहलाता है। तो ये हमको इतना समझ में आया कैरेक्टर के बारे में। अब समझते हैं कि मेटलिक कैरेक्टर किसी पीरियड में और किसी कॉलम में जाने पर क्या इफेक्ट करता है। तो सबसे बड़ी बात, इलेक्ट्रॉन गेनिंग की जो प्रॉपर्टी है, मतलब आप देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, वो बताइए इलेक्ट्रॉन गेन कब हो सकता है, इजिली नहीं सॉरी, यहां पर पहले रिलीज का प्रॉपर्टी है तो उसी की हम लोग बात करते हैं। चलिए देखिए, अगर हम एक पीरियड की बात करें, यानी अक्रॉस अ पीरियड, अगर हम एक पीरियड की बात करें तो एक पीरियड में देखिए क्या होता है, कैसे होता है। किसी भी पीरियड में जाने से तो उसकी पहली बात आपको पता होगी, एटॉमिक साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज में डिक्रीज, ठीक। एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज होता है तो आपको पता होगा आयोनशियल पोटेंशियल की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी बाबू, इंक्रीज करेगी। ये मैंने कल के लास्ट जब लेक्चर पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको क्लियर किया था, और ये भी बताया था ऐसा होता क्यों है, क्यों आईपी बढ़ती है घटती क्यों नहीं है। दूसरी बात, अगर इस केस में अगर हम बात करते हैं कि मेटल की प्रॉपर्टी, मतलब जो मेटल की प्रॉपर्टी है, यानी मेटलिक प्रॉपर्टी ऐसा कह लें, आई थिंक डबल टी होगा, मेटलिक प्रॉपर्टी वो क्या होगी, तो उसमें क्या होगा बाबू, डिक्रीज होगा। कैसे होगा समझ लो ये बात। देखिए डिक्रीज इसलिए होगा, मैंने क्या कहा कि ऐसा कोई एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे, ठीक, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करे। तो बताइए अगर मैं कोई एक सेल की बात करूं, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कब करेगा। जैसे यहां एक इलेक्ट्रॉन है, सपोज कीजिए ये इसका न्यूक्लियस है, ठीक, ये इसके लास्ट यानी आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कब करेगा, जब इसके बीच का अट्रैक्शन कम होगा, डिस्टेंस कम होगी। तो जब अट्रैक्शन कम होगा तभी वो आराम से कौन सा प्रॉपर्टी शो करेगा, मेटल। और आपको मैं बता रहा हूं कि एटॉमिक साइज में जब अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलवेज लेफ्ट टू राइट। अगर मैं पीरियड की बात करूं, राइट टू लेफ्ट नहीं हो सकता, लेफ्ट से राइट ही होता है हर केस में। तो अगर लेफ्ट से राइट की बात
बात करता हूं तो उस केस में एटॉमिक साइज देखिए डिक्रीज करती है, और एटॉमिक साइज अगर डिक्रीज करेगी तो आपको मैंने एक फिजिक्स का ऐसा कहें फार्मूला बताया था कि F proportional q1 q2 upon r square, whereas q1 q2 is the charge of positive and negative पार्टिकल्स एंड आर द डिस्टेंस बिटवीन देम, कि आर जो होता है उसके बीच का क्या होता है डिस्टेंस। तो जैसे जैसे आर डिक्रीज होगा एफ की वैल्यू में क्या होगा बाबू, ग्रोथ होगा, और एफ की वैल्यू में अगर ग्रोथ होगा तो आप समझ सकते हैं अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगेगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और एक ऐसा केस आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी हाईली दे दोगे तब भी जाकर के नहीं निकल सकता। तो इसका ये पता चलता है कि मेटेलिक प्रॉपर्टी किसी पीरियड में क्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट जाने से वो डिक्रीज करती है। जैसे एक एग्जांपल से अगर मैं बात करता हूं, थोड़ा सा देखिए, एक एग्जांपल अगर मैं ले लूं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। इसमें देखिए ये आई थिंक सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक है। आप सेकेंड पीरियड, अगर मैंने कहा था केमिस्ट्री में कम से कम 20 तो आपको लर्न होने चाहिए, तो लर्न कर लीजिए। अगर लर्न नहीं करोगे बाबू प्रॉब्लम आपको ही होगा, समझ नहीं पाओगे। तो 20 आपको सेकेंड पीरियड के आपको एलिमेंट दिख रहे हैं, और मैंने ये भी बताया था कि जो Na और Mg मतलब फर्स्ट डे और जो सेकेंड डे होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव साइन बनाते हैं, और रीजन मैंने बताया था क्योंकि वही पूरे केमिस्ट्री में मेटल ज़्यादातर होते हैं, और भी हैं लेकिन वो अलग बात है। लेकिन आपको अगर कभी भी रिएक्शन की बात करते हैं तो ये दोनों आपके भाई साहब जरूर कहीं ना कहीं पॉजिटिव का रोल प्ले करते हैं, वो नेसेसरी है। Na की बात करें और Mg की बात करें तो ये दोनों आपको कैसे दिख रहे होंगे बाबू, मेटल दिख रहे होंगे। खैर अगर एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम भी मेटल ही दिखेगा आपको। तो आपको दिख रहे हैं कि ये मेटल हो गए। अगर अब बात करते हैं मेटोलाइट की, तो देखिए मेटोलाइट सिलिकॉन होता है केवल, ठीक। आर्गन की बात अगर करें तो ये तो नोबल गैस है, ये आपको कौन है, नोबल गैस है। बचे जो ये आपको 3 एलिमेंट दिख रहे हैं, मतलब ये फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये आपके क्या होंगे बाबू, नॉन मेटल होंगे। तो हमने देखा अक्रॉस अ पीरियड, किसी पीरियड में जाने पर जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो डिक्रीज हो रही है। आप यहां पर देख रहे हैं ये मेटल है और इसके अंदर कहीं ना कहीं हल्की सी मेटल वाली क्वालिटी बाकी है, लेकिन आगे जैसे जैसे जा रहे हैं मेटल का नामो निशान खत्म, नॉन मेटल आ गया और नोबल गैस आ गया। तो ये समझ में आया कि किसी पीरियड में जो लेफ्ट से राइट जाने पर उसकी जो मेटेलिक प्रॉपर्टी होती है उसमें क्या होता है बाबू, डिक्रीज होती है। ड्यू टू द, आपसे पूछे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो आप बताइए ड्यू टू द atomic size decrease या due to the decrease of atomic size the metallic property also decrease। ठीक, आईपी का भी आप सहारा ले सकते हैं कि आईपी बढ़ रहा है, इसीलिए उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसको निकालने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो धीरे धीरे कम होती है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया किसी एक पीरियड में। अगर अब बात करते हैं किसी एक कॉलम में, तो देखिए जिस प्रकार आपको पता है कि किसी पीरियड में जो चीजें होती हैं उसका 90% रिवर्स तो कॉलम में फिक्स हो जाता है, 10% में कभी कभी कुछ एक्सेप्शन आ जाते हैं, लेकिन बाकी 90% आपके वही। तो अगर मेटल की जो प्रॉपर्टी है किसी पीरियड में जाने से घट रही है तो इसका मतलब किसी कॉलम में जाने से बढ़ेगी। जैसे एक और मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ये है आपका फर्स्ट डे, मतलब
फर्स्ट मतलब पॉजिटिव जो +1 बनाते हैं। देखिए सबको लर्न करने के तरीके होते हैं। जैसे अब मुझे तो याद रहता है, मैं भी आपको एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा इन सब बातों पे, और मैं बताऊंगा पूरे केमिस्ट्री में कुछ ऐसे एलिमेंट जो आपके काम लायक है या फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। जैसे आप एस ब्लॉक की बात कीजिए, एस ब्लॉक तो आप समझते ही होंगे कि क्या होता है। पी ब्लॉक की बात कीजिए तो कम से कम एस ब्लॉक पी ब्लॉक तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि पूरे अभी 12th तक की अगर बात करें तो मैंने जैसे कल बताया, उस दिन बताया था लास्ट वीडियो में, आप अगर देखे होंगे तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक आप केवल 10th से 12th तक पढ़ के खत्म कर लेते हो। बाकी जो डी और एफ ब्लॉक है वो बीएससी तक जाके खत्म होता है। तो कम से कम 12th तक चीजें अगर आपको मालूम करनी है, मतलब अभी तो नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन ये सब चीजें आप कर सकते हैं। तो एस ब्लॉक का ये फर्स्ट ए है, इसको कैसे करना है, लड़की ना कर रब से फरियाद, मतलब एच से हाइड्रोजन, एल से लिथियम, एन से सोडियम, के से पोटेशियम, आर बी से रुबिडियम, सी एस से सीजियम और एफ आर से फ्रांसियम। तो बात, हाँ, नीचे के जो ये होते हैं, ये जो आपको दिख रहे होंगे, इसे हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट कहते हैं। इनका बहुत ज़्यादा क्या होता है बाबू, क्षय होता है, मतलब ये अपने पार्टिकल्स में बहुत ज़्यादा डिकम्पोज होते हैं। अगर आप पढ़े होंगे रेडियो एक्टिविटी के बारे में तो वहाँ पर बताया गया होगा। खैर अभी बात करते हैं। देखिए जब भी किसी एक कॉलम में ऊपर से नीचे जाते हैं, अप से डाउन जाते हैं, तो जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज करता है। जैसे ही एटॉमिक साइज अगर इंक्रीज करता है तो आपको पता होना चाहिए कि जो आईपी होगी वो डिक्रीज करती है। रीजन क्या है, मैंने अच्छे से बताया था कि ऐसा है कि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल, इसमें नंबर ऑफ सेल 1 है, इसमें नंबर ऑफ सेल 2 है, इसमें नंबर ऑफ 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है और इसमें 7 है। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, तो आपको पता है एक सेल इतना छोटा होगा अगर, तो दूसरा सेल इतना बड़ा, तीसरा इतना बड़ा, चौथा इतना बड़ा। तो कहीं ना कहीं सेल बढ़ने से उसका जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और ड्यू टू द इंक्रीजेशन ऑफ साइज आईपी क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है। आईपी के बारे में मैंने बताया था। अब बात करते हैं मेटलिक प्रॉपर्टी की, कि मेटल वाली प्रॉपर्टी क्या है। तो देखिए मेटल में मैंने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की प्रॉपर्टी जो होती है उसी को कहते हैं मेटल प्रॉपर्टी। तो आप कहोगे सर ये तो पूरा मेटल लूज करता है, नहीं, ये आसानी से करता है, ये आसानी से करता है, ये थोड़ा सा हमको ज्यादा एनर्जी देना पड़ता है। रीजन क्या है, क्योंकि इसका सेल इतना बड़ा है, यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसके बीच की डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, और डिस्टेंस बढ़ने से उसके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत कम रह जाता है, इसीलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बड़ा इजी हो जाता है। तो अगर एक बात करें तो मेटल तो सारे हैं, लेकिन अगर मेटलिक प्रॉपर्टी की बात करें तो किसी भी उसमें कॉलम में जाने से मेटलिक प्रॉपर्टी में क्या होती है बाबू, इंक्रीजिंग होती है, यानी मेटल जो प्रॉपर्टी होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, ये हो गया। चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको और बताते हैं कि चलिए वहां पर, ये तो फर्स्ट ए था इसलिए सारे मेटल हैं, लेकिन जैसे ही आप पी ब्लॉक में जाएंगे, जैसे आप कार्बन वाले फैमिली में चले जाइए, तो वहां पर आप देखेंगे कुछ एलिमेंट मेटल की तरह बिहेव करते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं, और कुछ एलिमेंट मेटोलाइट की तरह भी बिहेव करते हैं। जैसे चलिए उस पर ही चलते हैं। अगर बात करें, देखिए काशी गए संत पंडित बाबा, काशी मतलब सी और एस आई, CSI, गए संत पीबी यानी पंडित बाबा यानी पीबी, काशी गए संत पंडित बाबा। चलिए जाने दीजिए इसके बारे में, इसमें नीचे अभी खाली था। अगर बात करें इस केस में तो सी आपको पता होगा नॉन मेटल होगा,
ठीक, इसमें कोई शक नहीं होगा किसी को, क्योंकि आप पूरे केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं क्लास 9th में इनऑर्गेनिक पढ़े ही होंगे, तो उन्होंने उसमें बताया था कि कार्बन के बारे में। खैर अगर नहीं जानते तो अब जान लीजिए। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सबसे ज़्यादा लंबी चेन बनाने की पावर रखता है, कैपेसिटी रखता है। जैसे आप डायमंड की बात कीजिए, आप ग्रेफाइट की बात कीजिए, आप फ्लोरेंट की बात की फ्लोरेंस की बात कीजिए, तो ये सब क्या होते हैं, कार्बन के ही क्या होते हैं बाबू, मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चैन बना करके बनते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग अपर रूप भी कहते हैं। खैर अगर बात करें अभी यहां पे, तो देखिए अगर कार्बन की बात करें, कार्बन की बात करें और सिलिकॉन की बात करें और जर्मेनियम की, देखिए ये दोनों तो है बाबू मेटोलॉइड। अगर आप मेटोलॉइड का डिफिनेशन पढ़े होंगे तो वहां पर आपको बताया गया होगा कि मेटोलॉइड होते क्या हैं। क्या यार, ये हो मेटोलॉइड। जो कार्बन की बात करें, कार्बन की, तो ये होता है नॉन मेटल। और Sn और Pb की अगर बात करें, ये दोनों होता है बाबू मेटल। तो आप देख रहे हैं किसी भी एक कॉलम में, अब वहां पे तो सब क्लियर था, सब आपको मेटल दिख रहे थे, लेकिन यहां पर इसलिए मैं लाया हूं, किसी भी एक कॉलम में जाने पर अप से डाउन जो मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है बाबू, इंक्रीज कर रही है। आप देखिए यहां नॉन मेटल था, ये मेटोलॉइड, मतलब मैंने क्या कहा था, मेटल की भी प्रॉपर्टी हो और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी जिसके अंदर हो उसे हम कहते हैं मेटोलॉइड। तो यहां जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं, मतलब अप से डाउन जा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जो मेटल वाली प्रॉपर्टी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो आई थिंक हमारी बातें समझ में आपको आई होंगी कि मेटल और नॉन मेटल कैसे किसी पीरियड में अक्रॉस ए पीरियड और अक्रॉस ए कॉलम जाने पर क्या होता है। अगर सबका इफेक्ट एटॉमिक साइज है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, आईपी डिक्रीज होगा, आईपी डिक्रीज होगा, तो मेटल जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी बाबू, इंक्रीज हो जाएगी। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो देखिए अगर आप मेटल का जान गए तो नॉन मेटल का आपको बताने की जरूरत नहीं, इसी का आप रिवर्स कर दीजिए। कैसे रिवर्स करना है, आप कहेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज है, आईपी डिक्रीज है, तो जो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो खैर अभी इतनी बातें आप समझ गए, हम उसको भी देखते हैं। और एक बात, अगर थोड़ा सा आप लोग इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर वेयर कर दिया कीजिए, जिससे थोड़ा सा हमें भी आप लोग से प्रोत्साहन मिल सके कि ठीक है चलिए बन रहा है। तो इसलिए प्लीज आप इसको कम से कम अपने फ्रेंड सर्किल में तो शेयर कर लीजिए। बाकी देखना ना देखना तो उनका काम है, वो हमारा मैटर नहीं है। अगर आगे की बात करते हैं, अगर अब बात करते हैं नॉन मेटल की, थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, इसको भी देख लेते हैं। हालांकि आप समझ गए होंगे, चूंकि मैंने मेटल के बारे में डिफाइन कर दिया, तो नॉन मेटल के बारे में अगर डिफाइन भी नहीं करूंगा तब भी आप समझ जाएंगे कि नॉन मेटल है क्या। तो मैंने देखा क्या कि जब Na से आर्गन की तरफ जा रहे थे, ठीक है, यानी बीच में सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन है, तो ये दोनों हैं वो मेटल हो गए, सॉरी तीनों हो गए, बार बार छूट जा रहा है। सिलिकॉन जो होगा वो नॉन मेटलॉइड हो जाएगा, और ये तीनों भाई साहब नॉन मेटल हो गए, और ये आर्गन क्या हुआ, वो नोबल गैस हो गया। नोबल गैस हालांकि लिया नहीं जाता, ये अलग ही इसके बारे में है, तो आप इसके बारे में अगर चर्चा भी नहीं करेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि नोबल गैस हम लोग बाद में ही पढ़ लेते हैं। अगर बात करते हैं नॉन मेटल में, तो आपको पता है अक्रॉस ए पीरियड जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है बाबू, डिक्रीज करता है। रीजन क्या है सब जानते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया था। अगर बात करते हैं कि आइजोनशियल पोटेंशियल, नॉइजोनशियल पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है, तो वो भी क्या होता है बाबू, इंक्रीज करता है। रीजन क्या है, रीजन वही है क्योंकि जो वो होता है मतलब डिक्रीज करने साइज, उनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए आईपी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। और आईपी इंक्रीज करने का मतलब है एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो जब निकलेगा नहीं तो ऐसा कह सकते हैं ना गेन करने की पावर आ गई इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि जो उस केस में जो नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी वो कहीं ना कहीं क्या होगी, इंक्रीज करेगी।
देखिए बात आई थिंक आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। आईपी का मतलब है इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है दैट इज द कॉल्ड आईपी। तो एक ऐसा कंडीशन आएगा कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, तो कहीं ना कहीं वो अब पावर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन करने का। बात नहीं समझ रहे हैं? जैसे मैं अगर बात करूं क्लोरीन, तो क्लोरीन से तुम एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन को वो गेन करा सकते हो लेकिन रिलीज नहीं करा सकते। सल्फर की अगर बात करें, सल्फर से तो चलिए ठीक है, आप कहीं ना कहीं कुछ एनर्जी दे करके काम करवा लोगे, लेकिन क्लोरीन से तो कतई नहीं करवा सकते। तो ये हमको बात समझ में आई कि किसी भी अक्रॉस ए पीरियड जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर, जो नॉन मेटेलिक जो वो टेंडेंसी होती है या जो कैरेक्टर होता है उसमें क्या होता है बाबू, इंक्रीज। और सिमिलरिटी आप अगर अप से डाउन गए थे तो वहां पर देखे थे जो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी थी उसमें क्या हो रहा था बाबू, डिक्रीज हो रहा था। मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो रही थी तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आई थिंक आपको ये समझ में अब आ गया होते हैं। किसी भी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे उसकी मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, और कॉलम में अप से डाउन जाने पे मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए अगर सब कुछ देखा जाए तो देखिए केमिस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ों को आप समझ सकते हैं, या ऐसा भी नहीं है कि मैं इतना काबिल हूं कि आपको समझा सकता हूं। कुछ चीज़ों को आपको अब लर्न तो करना पड़ता है। अगर यही चीज़ें हो जाता ना कि हर चीज़ अगर समझ लो तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में डिफरेंस ही नहीं रह जाता। आप फिजिक्स में जहाँ चीज़ों को बड़े आसानी से समझ जाते हैं, प्रैक्टिकल के थ्रू समझ जाते हैं, कोई चीज़ मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि ये है, ऐसा है, तो आप समझ जाते हैं। वहीं केमिस्ट्री में जहाँ तक बात करें, ना तो हमको किसी हिंट के बारे में पता है, ना तो किसी प्रैक्टिकल के बारे में पता है। कुछ चीज़ें जो जानते हैं तो वो हमारी डेली लाइफ तक ही सीमित हो सकती हैं, वो पढ़ाई में इंक्लूड ही नहीं हो पाती। जैसे मैंने कहा चीनी और नमक को घोलना, चीनी और पानी को घोलना, तो चलो मिक्सचर का सोल्यूशन का कहीं सॉल्वेंट का बताएंगे तो वहां पर सल्यूट सॉल्वेंट में घुसेड़ देंगे कि चलो है। लेकिन अब खो गया कि किसी एक, जैसे मान लीजिए फेरस सल्फेट है और एक अल्मीनियम क्लोराइड है, उसको जब मिक्स करते हैं तो क्या होता है। तो फेरस सल्फेट तो कई बच्चे होते हैं जो पहली बार नाम सुनते हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड हो गया, चलो ठीक है, देखे तक नहीं है, नाम भले सुने हैं। और उनका रिएक्शन कैसे देखेंगे जब वो एलिमेंट ही नहीं देखे, वो कंपाउंड ही नहीं देखे, तो उनका रिएक्शन क्या करेंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं केमिस्ट्री जो होता है वो फिजिक्स के नज़रिए से अगर कंपेयर करें तो फिजिक्स से बहुत टफ होता है। चीज़ें आसान है लेकिन हमें उनके बारे में जानकारी ना होने के कारण से वो हमें टफ लगती है। खैर बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट की और डेंसिटी की। तो देखिए डेंसिटी होता क्या है आपको भी पता होगा। डेंसिटी इक्वल होता है m/v, मतलब मास अपॉन वैल्यूम। अक्रॉस ए पीरियड या ऐसा कहे, अक्रॉस ए पीरियड में जाने पर जो डेंसिटी होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और अक्रॉस ए कॉलम जो डेंसिटी होती है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है। अक्रॉस ए पीरियड में जाने पर डेंसिटी भी ग्रोथ करती है, बॉइलिंग पॉइंट भी ग्रोथ करता है। बट अक्रॉस ए कॉलम में जाने पर डेंसिटी तो हमेशा इंक्रीज ही करेगी, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। अब आप तो समझोगे कि सर डेंसिटी कैसे होती है, तो चलो मैं कुछ बता दूंगा। डेंसिटी का ट्रिक ये होता है यहाँ से, लेकिन अब बॉइलिंग पॉइंट का कैसे बताऊंगा। अब या तो तुम प्रैक्टिकल करो, एक बार क्लोरीन को पकड़ो, कहो भाई साहब आओ उबाल के देखे तुमको क्या हाल चाल है, या तो तुम फ्लोरीन को पकड़ो, उबाल के देखो, बॉयल करके देखो क्या हाल चाल है। तो वहां से सबको ऑब्जर्व करो और बताओ कि हाँ ये है। तो एक तो तरीका ये होगा, क्योंकि प्रैक्टिकल के द्वारा करेंगे, हम लोग को मिलेगा नहीं तो हम लोग जानेंगे क्या। खैर अगर डेंसिटी की बात करते हैं, डेंसिटी इंक्रीज क्यों होती है, तो आपको पता होगा कि डेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है m के। m मतलब मास। तो आपको पता है कि आप चाहे इधर से आप इधर जाइए, आई मीन लेफ्ट से राइट जाइए, चाहे आप कॉलम में जाइए अप से डाउन, जो उसका मास होगा वो इंक्रीज होगा। आप कहोगे सर मास कैसे इंक्रीज हो गया, तो बाबू चूंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अधिक आएंगे, इसमें अगर बात करोगे 1 होगा, इधर 2 होगा, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, ऊपर बात करोगे 1 2 होगा, इधर 10 हो जाएगा, इधर 18 हो जाएगा, इधर 28 हो जाएगा।
तो चूंकि उसके एटॉमिक जो वेट नंबर है उसके बढ़ रहे हैं, इसीलिए उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यू कैन से आल्सो, ये भी बढ़ेंगे। और इन दोनों के बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। भाई साहब एक डिब्बा है, उसमें एक चीज भरोगे और 10 चीज भरोगे तो सीधी बात है 10 वाला ज्यादा भारी होगा। तो चूंकि डेंसिटी इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि मास क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। अब वॉल्यूम के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, कोई लिक्विड है कोई कैसा है, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो यहां भी क्या हो गया, कभी कभी वॉल्यूम भी मेजर प्ले रोल कर देता है। जैसे आप देखिए वॉल्यूम भी बढ़ जाए, मास भी बढ़ जाए, पता चले दोनों एक दूसरे के बढ़ जाए अपोजिट, तो डेंसिटी कभी ज़्यादा हो सकती है कभी कम। तो डेंसिटी हर केस में बढ़ती है, ये तो रूल है, लेकिन कहीं कहीं स्लाइटली घट भी सकती है, हल्का फुल्का। तो ये बात हमेशा दिमाग में बैठाए। अगर कोई क्वेश्चन पूछा ऐसा क्यों होता है कि किसी पीरियड में जाने पर डेंसिटी बढ़ती है लेकिन ऐसा नहीं, इसका जैसे आप बात कीजिए, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, हालांकि ये सही नहीं एग्जाम्पल है। मैंने कहा कि इधर से इधर जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, तो क्वेश्चन मैंने बना लिया, चलिए एक एलिमेंट ले लेते हैं, कोई दूसरा नहीं तो आप लोग समझेंगे, ये पक्का ये एग्जाम्पल है। मैंने कहा कि ये कॉलम में जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, तो क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, द डेंसिटी ऑफ वाई इज लेस देन डेंसिटी ऑफ एक्स। समझो मेरी बात, इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए थी, इसकी कम होनी चाहिए थी, क्योंकि डेंसिटी बढ़ रही है। तो आपसे अगर कोई पूछा कि क्या रीजन है वाई की डेंसिटी एक्स से डेंसिटी से कम है, तो आप कहिए कि डेंसिटी ऑलवेज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाई। तो कहीं ना कहीं इसका जो वॉल्यूम होगा वो इससे इंक्रीज ज्यादा है, इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम हो गई। मतलब चीटिंग करना। बात समझ रहे हो, इसका हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप किसी का भी देखेंगे तो उस सब बातों को आप समझ नहीं सकते हैं। तो केमिस्ट्री है, असम्पशन पे बहुत ज़्यादा बेस होता है, कहीं कहीं प्रैक्टिकल हल्का फुल्का का अंतर आ जाता है जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। खैर ये तो बात हो गई डेंसिटी और बॉइलिंग पॉइंट की। अब बात करते हैं चीज स्टेबल और अनस्टेबल। कोई भी कंपाउंड स्टेबल कब होता है और अनस्टेबल कब होता है। स्टेबल का मतलब ये हो गया कि वो चुपचाप पड़ा रहेगा, और अनस्टेबल का मतलब ये हो गया कि उसमें से कुछ उसके पार्टिकल्स हमेशा निकलते रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ रेडियो एक्टिविटी की, तो आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि क्या होता है कैसे। जैसे मैं एक एलिमेंट ले लिया, थोरियम ले लिया, एक ले लिया मैंने यूरेनियम ले लिया, तो इन सब में से क्या होते हैं ना, कुछ कुछ समय बाद कुछ पार्टिकल्स निकलते रहते हैं लगातार, जिनसे उनका जो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, घटते जाते हैं। और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटते जाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट होता रहता है जो स्टेबल हो जाए, और तब तक कन्वर्ट रहता रहे जैसे नॉन स्टेबल से स्टेबल तक का कन्वर्ट होता है। जैसे ही वो स्टेबल हो जाता है बात खत्म। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो नॉन स्टेबल होते हैं और कुछ पार्टिकल्स निकाल करके वो स्टेबिलिटी को पाना चाहते हैं, तो वही रेडियो एक्टिविटी कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं कैसे मालूम करते हैं क्या होता है। देखिए इससे पहले कुछ बातें जान लें हम क्या है। देखिए एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे Na ले लिया मैंने, Mg ले लिया और यूरेनियम ले लिया। Na मतलब सोडियम, Mg मतलब मैग्नीशियम और U मतलब यूरेनियम हो गया। अगर बात करते हैं सोडियम की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, सोडियम मैग्नीशियम इसमें 12 होंगे, और इसका बाबू होता है 92। ठीक, इसमें जो इसका जो एटॉमिक वेट होता है सोडियम का वो 23 होता है। मैग्नीशियम की अगर बात करें तो आई थिंक 24 के आसपास होगा, एक बार जरा चेक कर लेना आप लोग। और यूरेनियम की अगर बात करें तो ये 236 यानी 236 होगा। ये हो गया इसका एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमको एटॉमिक नंबर तो याद होता है, एटॉमिक वेट नहीं, कुछ तो आपको लर्न करने, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, ये सब कुछ आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं काम आएगा, और नहीं लर्न करोगे दिक्कत हो जाएगा। जो मैंने 30 एलिमेंट बताया था वो तो डेली लाइफ में काम है, मतलब डेली आप कह सकते हैं कोई भी चीज पढ़िए काम लगेंगे, लेकिन ये सब क्या होते हैं कई पार्टिकल जगह पे लगते हैं, तो इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीजें आप अगर याद करेंगे तो अच्छा होगा। तो बात अगर करें इस केस में, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह लें, दोनों सेम होते हैं, आपको पता होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। सॉरी
पी, यहाँ 11 है, इसमें 12 है और इसमें 92 है। ठीक, ये नंबर ऑफ क्या हो गए बाबू, प्रोटॉन हो गए या इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर बात करें न्यूट्रॉन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, ठीक है। न्यूट्रॉन तो समझते ही होंगे क्या होते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन होता क्या है कि न्यूट्रॉन का जो फार्मूला होता है वो होता है A माइनस जेड, वेयर A इज द एटॉमिक वेट और Z इज द एटॉमिक नंबर कह सकते हो, या ऐसा कह सकते हैं कि जो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हो सकते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो सकते हैं। तो इस केस में जो n निकालोगे तो आपको पता है 23 में से 11 जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई थिंक आएगा 3 में से 1 गया 2, 2 1, यहां से अगर आप निकालोगे तो 12 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 24 के आसपास होता है। और यहां से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां से अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 में से 2 गया 4 और ठीक, ये आ गया। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गए। अब यहां से हम लोग क्या निकालते हैं, n/p की वैल्यू। n/p क्या होता है, यानी ऐसा कहें द रेशियो ऑफ प्रोटॉन, द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना है। तो चलिए न्यूट्रॉन का रेशियो यहाँ 12 है और प्रोटॉन का अगर रेशियो नंबर देखे तो 1 है। तो आई थिंक 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ऐसा कहें 1 पॉइंट आई थिंक 1 आ जाएगा, देख लेना थोड़ा सा आप लोग। और इसको अगर देखें 12/12 तो कहीं ना कहीं इसको हम लोग कह देंगे 1 आ जाएगा। और इसकी अगर बात करें 14492 तो डिवाइड करेंगे जब आप तो 90 40 45 130 यानी 1.6 के अराउंड जाएगा, जहां तक मुझे लगता है। देख लीजिएगा, ये ऐसे ही कुछ हो सकता है, मतलब हम एकदम कंफर्म नहीं कह रहे हैं लेकिन नियर अबाउट में बात कर रहे हैं। अब देखिए कोई भी एलिमेंट या ऐसा कहें एटम स्टेबल में तब होगा जब n/p का रेशियो 1.5 से क्या हो जाए बाबू, लेस देन हो जाए। ये स्टेबल का कंडीशन है। और नॉन स्टेबल तब कहलाता है जब n/p का रेशियो 1.5 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए। तो आप जरा देखिए, मैं इसीलिए आपके पास पहले एग्जांपल दिखाने की कोशिश की कि आपके मन में ये ना रहे कि कैसे निकले, नहीं तो मैं तो ऐसे ही बता के चला जाता कि n/p ये है, n/p वो है। तो अगर कोई भी कंपाउंड निकल एटम जिसका न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो रेशियो है 1.5 से लेस हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वो स्टेबल है। अगर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1/5 से ग्रेटर हो जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वो नॉन स्टेबल है। जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं और ये हमेशा अपने पार्टिकल्स को निकालते रहते हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व कहलाते हैं। और दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि ये क्या होते हैं, नॉन स्टेबल होते हैं और ये सब कुछ नहीं करते, कोई भी पार्टिकल्स को नहीं निकालते, इसीलिए ये कैसे होते हैं बाबू, स्टेबल होते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगर अब बात करते हैं, देखिए ये तो चैप्टर हो गया आपका, लगभग खत्म हो गया। अब जो मैंने पढ़ा है उसका थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट में मैं समरी दे देता हूं ताकि आप समझ जाइए। दूसरी बात यह कि एक मैं स्पेशल क्लास टाइप का 5 10 15 मिनट का लगभग वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको पीरियोडिक टेबल में जो ये सब है, मतलब क्या है, चीज़ें कैसी हैं, कैसे लर्न करना है, ये सब मैं उस वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। तो उस वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में हो जाए, मतलब 1-2 दिन में हो जाएगा अपलोड, उसके लिए परेशान मत होइएगा। दूसरी बात ये मैं कह रहा था कि एक 5 मिनट का समरी है, जरा देख लेते हैं। देखिए पीरियड में, किसी भी पीरियड में जाने पे क्या क्या चीजें मैटर करती हैं। तो फर्स्ट मैंने देखा एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज कैसा होता है। दूसरा मैंने देखा कि उसका जो आईपी होता है वो क्या होता है। तीसरा मैंने देखा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। चौथा मैंने देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। पांचवा मैंने देखा कि जो आज मैंने देखा मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होती है। छठवां मैंने देखा नॉन मेटल क्या होता है। और एक तो देखा डेंसिटी कैसी होती है। और बात कर ले किसकी, एक छूट रहा है, क्या था, बॉइलिंग पॉइंट।
बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, चलिए बात करते हैं। और यहां तक यही एक ऐसा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आप लोग के लिए। पहली बात, एटॉमिक साइज क्या होता है? तो आपको पता है एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ चार्ज। चार्ज के इंक्रीज होने से जो एटॉमिक साइज होता है वो क्या होता है बाबू? डिक्रीज होता है। लेकिन ऐसा कहना सही नहीं होगा कि हर जगह डिक्रीज करता है। कई बार क्या होता है बीच बीच में हल्का सा स्लाइटली इंक्रीज कर जाता है, तो ये चेन नहीं। लेकिन हम लोग ओवरऑल की अगर बात करते हैं तो डिक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां और इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जा रहा है? अब कम हो जा रहा है। तो इस केस और इस केस में देख रहे हैं आप, R है, ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है। तो चूंकि R2 जो होता है वो लेस देन हो जाता है R1 से, इसीलिए इसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा हो जाता है। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी IP क्या होगा बाबू? इंक्रीज करेगा। IP अगर इंक्रीज किया, थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं, यहां बात करते हैं मेटल की प्रॉपर्टी की। तो IP इंक्रीज किया तो मैंने कहा ना एक ऐसा कंडीशन आएगा इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, तो यानी मेटलिक जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या करेगी? डिक्रीज करेगी। समझ रहे हो? क्योंकि मैंने कहा था कि एक ऐसा कंडीशन आएगा, हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन ना दे पाए, जैसे क्लोरीन मैंने कहा था। तो यानी क्लोरीन नॉन मेटल हो जाता है, इसीलिए वो नॉन मेटल हुआ, तो इसीलिए मेटल जो प्रॉपर्टी होगी वो डिक्रीज कर गई। इसी प्रकार नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या करेगी बाबू? इंक्रीज करेगी। देखिए कुछ नहीं है, सब आपको समझ के ही मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आप रट लो, चीजें वहीं से कंबाइन करके आपको दिखा रहा हूं। और मैंने अभी कहा डेंसिटी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ मास, तो ये भी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। अब बॉइलिंग पॉइंट ही प्रॉब्लम करेगा, इसको आपको लर्न करना है, इंक्रीज करेगा। चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैंने पढ़ाया था। क्या बताया था वहां पर कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, उस केस में इंक्रीज करेगी, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। कैसे? जब बात को समझो कैसे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी? मैंने कहा था कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन जो गेन कराने के लिए जो एनर्जी मतलब निकलती है, एग्जिट होती है, तो उसको हम लोग क्या कहते थे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते थे। सही है? नहीं, उल्टा हो गया शायद। इलेक्ट्रॉन, देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी ऐसा एटम जितना एनर्जी रिलीज करता है किसी एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने पे, वो इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है। और ऐसे मैंने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बारे में भी बताया था कि कोई भी एलिमेंट अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो टेंडेंसी रखता है, उसे हम उसका क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अगर अब बात करें कि होता क्या है, तो वो इंक्रीज करता है। कैसे हुआ? ध्यान से समझना मेरी बात को। जैसे आप सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाओ, तो ये तो इलेक्ट्रॉन निकालने की कैपेबिलिटी रखता है और ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक? तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चीजें होंगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। क्योंकि इसके पास तो जीरो है, ये पॉजिटिव बनाना जानता है, लेना जानता ही नहीं, मतलब देना जानता है, लेना जानता है नहीं, इसलिए पॉजिटिव बनाएगा, और ये जानता है लेना। तो जैसे जैसे हम किसी एक पीरियड की बात करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होता है बाबू? घट जाता है। अक्रॉस ए पीरियड की ये बात थी, अक्रॉस ए पीरियड। अब अगर बात कर लेते हैं अक्रॉस ए कॉलम, तो देखिए अक्रॉस ए कॉलम की अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीजेस ऑफ साइज सेल, कि सेल बढ़ता है इसलिए जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता है। और एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से आईपी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, इसीलिए जो आईपी होगा कॉलम का वो डिक्रीज हो जाएगा। ये लेफ्ट से राइट जाने पे था, ये अप्स एंड डाउन जाने पे था। देखिए बार बार हम नहीं कहेंगे, ये फिक्स होता है, इसलिए आप दिमाग में बैठा के चलिएगा। अगर बात करते हैं अब जाए मेटल पे, तो मेटलिक जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है। मैंने समझाया भी था अभी,
आजी। और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि अगर ये इंक्रीज करेगा ये, क्योंकि एक दूसरे का पोजीशन है। अगर एक अच्छे को कहूं तो बुरा की क्वालिटी उसके अंदर कम होगी, अगर मैं बुरा कहूं तो अच्छे होने की क्वालिटी कम होगी। जो मैं कह रहा हूं ये मेटेलिक प्रॉपर्टी डिक्रीज कर रही है, तो कहीं ना कहीं नॉन मेटेलिक की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई। और नॉन मेटेलिक की प्रॉपर्टी अगर कहूं इंक्रीज कर गई तो इसका मतलब मेटल की प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गई। तो देखिए मेटल की प्रॉपर्टी इंक्रीज कर गई और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी डिक्रीज कर गई। अब बात करते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है बाबू, इसमें भी इंक्रीज करता है ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ वैल्यूम इन मास बढ़ने की वजह से उसका जो मास बढ़ने की वजह से उसका डेंसिटी भी क्या होता है, बढ़ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं बीपी, तो बीपी इस केस में डिक्रीज करता है। अब कहां से करता है ये आप प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे, आप बारी बारी उसका प्रैक्टिकल कीजिए तब आपको समझ में आएगा कि बीपी कैसे डिक्रीज करता है। चलिए अब देखते हैं ईए और ईएन के बारे में। तो देखिए ईए और ईएन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ये हमेशा डिक्रीज करता है। क्यों, समझ लेते हैं। मैंने कहा ईए और ईएन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर है। तो ये जब ऑलरेडी पॉजिटिव बनाएगा, सीधे आपने देखा हर केस में पॉजिटिव बना रहा था, क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं इधर से मतलब अप से डाउन जाने की, तो आप देखिए आईपी क्या हो रहा है बाबू, डिक्रीज हो रहा है। आईपी डिक्रीज होने का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, और आसानी से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव बनाने की पावर उसके अंदर बढ़ेगी, और जब पॉजिटिव बढ़ाने की पावर बढ़ेगी तो इसका जो ईए होगा और जो ईएन होगा वो क्या हो जाएगा बाबू, डिक्रीज कर जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी बातें हम क्या कह रहे हैं। देखिए ये हो गया इसका पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पूरा खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इस वीडियो को आप लोग थोड़ा सा, मैंने कहा शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में, देखना ना देखना तो उनका काम है, क्योंकि इस वीडियो को बनाते समय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ जाता है, आप समझ नहीं सकते इतना करना पड़ जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो को अगर आप फॉरवर्ड करेंगे अपने दोस्त यार जो भी हैं, तो अगर वो भी देखेंगे तो मेरा भी कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ही होगा, इनडायरेक्टली होगा बट होगा ज़रूर, कहीं ना कहीं आने वाले समय में भी हो सकता है। अभी तो नहीं है लेकिन होगा कभी ना कभी, जब होगा देखा जाएगा। और बात करते हैं वो केमिकल बॉन्डिंग की, तो उसको पढ़ाएंगे। पहले एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिस पे पीरियोडिक टेबल पे बेस होगा। उसमें क्या होगा, जैसे थोड़ा मोड़ा ट्रिक टाइप का रहेगा कि कैसे आप पीरियोडिक टेबल को लर्न करेंगे, ये वो वगैरह वगैरह रहेगा। और हाँ, ये तो दिमाग में हमेशा बैठा लेना, ये चीज़ें अगर तुम्हें याद है तो कोई भी क्वेश्चन में तुम इसको घुसेड़ सकते हो और रीजन लिख सकते हो। आपसे पूछा गया क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, तो जो मैंने बताया है कि एक तो पूरे केमिस्ट्री में ये फार्मूला तो भूलना भी मत। अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो, कोई भी बुक पढ़ रहे हो, ये फार्मूला अगर नॉलेज नहीं है तो गए तुम काम से। ये फार्मूला ही सब कुछ बता देता है। फिजिक्स का ही है लेकिन केमिस्ट्री में भी यूज होता है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेज आते हैं, दैट्स व्हाई रीजन बिहाइंड इट। तो ठीक है, आशा करते हैं ये आपको वीडियो पसंद आई होगी और मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।